नाजरीन, रूबी डीजी केबल की खास पेशकश गोशे गयूर में मैं आपका मेज़बान इनामुर रहमान गयूर आपसे मुखातिब हूँ। हमारी महफिल में हमारी मालूमात में इजाफा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर विठल राजन साहब, जिनका मेन काम NGO काम है, यानी वो माशरे में उन मौज़ूआत के ऊपर जो है काम करते हैं जो किसी तरह से हुकूमतों की रहनुमाई करे, सरकारों की रहनुमाई करे। उनसे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही थी। वो बता रहे थे हमसे कि किस तरह अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने भी NGOs की अहमियत को समझना शुरू कर दिया है, और ये इस बात पर जोर दे रहे थे हमको कि जो है NGOs को फॉरेन एड पर डिपेंडेंट नहीं होकर हुकूमत के वसाइल का इस्तेमाल करना चाहिए और हुकूमत के वसाइल से अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करना चाहिए। तो विठल राजन साहब, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका। आपसे सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज शहर में भी यूरेनियम से रिलेटेड एक फिल्म फेस्टिवल भी हो रही है। यूरेनियम एक बड़ा टॉक्सिक मटेरियल है, उसके जो है मुज़िर असरात यानी डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स उसके जो है बाद में समझ में आ सकते हैं। और मुझे याद पड़ता है कि जिस वक्त ये न्यूक्लियर डील वाला मामला सन 2006 में बहुत ज़ोरों पर था, तो उस वक्त भी फिर से ये बात आई थी कि नन लेस देन मिस्टर अबुल कलाम हिमसेल्फ ही हैड प्रोपोगेटेड द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बाय वे ऑफ क्या कहते हैं थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने की बात हो रही थी। यूरेनियम को उन्होंने भी रिजेक्ट किया था। आज क्या सीन है यूरेनियम का दुनिया भर में और हिंदुस्तान में? उसके क्या इल इफेक्ट्स या बुरे असरात से हमको दो चार होना पड़ सकता है? उसकी अच्छाइयाँ क्या है, उसकी बुराइयाँ क्या है? पहली बात तो यह है साहब कि वी आर लिविंग इन अ साइंटिफिक एज। जी। तो साइंटिफिक एज में जो साइंटिस्ट जो हैं, लाइक आवर पास्ट प्रेसिडेंट अबुल कलाम साहब, सो उनको वो तो एलीट ऑफ सोसाइटी है। जी, जी। वो कहते हैं कि भाई आम जनता लोग ये साइंस के बारे में समझते नहीं हैं, फजूल से डर जाते हैं। हम लोग जानते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जी, जी। मगर इसके अंदर बहुत से कुछ और चीज़ भी है कि वो हाँ बड़े साइंटिस्ट हो सकते हैं, अपने आइंस्टाइन साहब, इन लोग बहुत बड़े साइंटिस्ट हो सकते हैं, मगर इंसान भी है। एंड जो वीकनेसेस जो इंसान का है उनके साइंटिस्ट के भी है, जो ईगो क्लैशेस होते हैं, जो समझते हैं कि भाई हम इतना पढ़े हैं, हम इतने डिस्कवर किए, वी आर वेरी बिग पीपल, एंड सो समटाइम्स वो गलत रास्ते में भी आपको ले जा सकते हैं। तो अब देखिए आजकल जो कंट्रीज जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के पीछे जो बहुत से जोर लगाए, स्टार्टिंग यूनाइटेड स्टेट्स, अब यूनाइटेड स्टेट्स में फर्दर डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बंद हो गया है जो बिकॉज ऑफ पॉपुलर अनरेस्ट। फुकुशिमा के बाद जापान में जो मेजॉरिटी ऑफ द पावर न्यूक्लियर पावर से आ रहा था, वो कह रहे हैं कि हम बंद कर देंगे और रिन्यूएबल एनर्जी के उस डायरेक्शन में जाएंगे। जर्मनी वाज अनदर ग्रेट कंट्री जो न्यूक्लियर पावर में के पीछे लगाए थे, वो भी दे हैव टेकन अ डिसीजन कि न्यूक्लियर पावर हम बंद कर देंगे। स्वीडन भी एक कंट्री था, वो भी डिसीजन ले लिया कि हम न्यूक्लियर बंद करेंगे। अब लास्ट कंट्री जो बड़े कंट्री जो बचा है वो फ्रांस है। फ्रांस में वो डिसीजन लिए कि भाई 2020 हम 50% बंद कर देंगे, फिर भी बंद कर देंगे, फेज आउट कर देंगे। Whatever the opinion, जो साइंटिस्ट का ओपिनियन हो, पब्लिक डिमांड कर रहे हैं ये सब कंट्रीज में कि हम ये नहीं चाहिए। हाँ, इसमें आप देखिए ये क्यों सामने आया ये। एक तो होप था कि अनलिमिटेड हमको एनर्जी मिलेगा इसमें से। हाँ, अब न्यूक्लियर पावर आम जनता के लिए कह रहा हूँ मैं भी साइंस पढ़ा, एक ज़माने में साइंस स्टूडेंट था मैं। क्या करता है ये? हाँ? अब जो कोल क्या करता, न्यूक्लियर एनर्जी क्या करता, सोलर पावर क्या करता, मैं कहूँगा कि तीनों एक ही काम करते। क्या काम करते? वो पानी को सुपर हीटेड स्टीम बना के टरबाइन चलाते हैं। जब आपका वो डैम से पानी गिरता है नीचे, वो भी टरबाइन चलाता। जब टरबाइन चलाने से आपको बिजली मिलती है। अब न्यूक्लियर जो थर्मल स्टेशन जो हैं, जो कोल लाते हैं, कोयला उसके अंदर डालते हैं,
उसको हीट करते, पानी को हीट करते, पानी को स्टीम करवाते, स्टीम वो टरबाइन चलाता है, आपको बिजली निकलता है। न्यूक्लियर एनर्जी भी यही करता है। पानी को सुपर हीटर स्टीम बना के वो टरबाइन चलाता। फर्क यह है कोल और न्यूक्लियर एनर्जी में, जब आप रॉड्स डाल देते, कोयला तो खत्म हो जाता है, फिर से कोयला आपको लाना पड़ता है, एक्सपेंसेस रहते हैं, रनिंग एक्सपेंसेस रहते हैं। और कोयला जब धुआं निकलती है तो वो पोल्यूशन हैजर्ड होता है, एनवायरमेंटल हैजर्ड होती है। अब कहते हैं कि ये न्यूक्लियर रॉड्स जो डाल दिए तो बहुत दिन तक चलेगा, मगर ये भूल जाते कि इसमें भी वेस्ट मटेरियल्स निकलते ये न्यूक्लियर रॉड से। अब वेस्ट मटेरियल उसको कहाँ आप उसको भेजेंगे, क्योंकि उसका लाइफ जो है, जो लाइफ डेंजर टू लाइफ, मतलब डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ वगैरह, इसका तो एक लाख साल तक उसका पोटेंसी रहता है, 2 लाख साल तक पोटेंसी रहता है। आप 1 लाख साल तक उसको कहाँ छिपा कर रखेंगे ये वेस्ट मटेरियल को। अब सब लोग उसको चर्चा में लगे हुए हैं, यूरोप में, इधर उधर। उन लोग कह रहे हैं कि भाई हम अफ्रीका भेज देंगे, वो कंट्री में उसको दबा कर रखेंगे। हाँ, तो किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है उसको सेफ डिस्पोजल क्या है। सेफेस्ट डिस्पोजल ये है कि उसको रॉकेट में लगा के सन को भेज दें, मगर रॉकेट सब फूट गया समझ लीजिए, यह पूरा एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा, हम सब मर जाएंगे। तो रॉकेट में भेजने के लिए डर रहे हैं, क्योंकि वो डेंजर उसमें भी है। तो आज तक ऐसा कुछ आपको टेक्नोलॉजी नहीं निकला उसका सेफ डिस्पोजल। अब उसके बीच में जो ऑपरेशंस जो चल रहे हैं उसमें बहुत से ऐसा एक्सीडेंट्स निकले। अमेरिका में 3 माइल एक्सीडेंट निकला, फिर चेर्नोबिल में निकला जिसमें बहुत से लोग मर गए, और अब फुकुशिमा में निकला है। अब तो ये बड़े बड़े कंट्री जो है, रिच कंट्रीज जो है, वो कह रहे हैं कि हम ये नहीं चाहिए, हम कैसे तो भी विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, दूसरे सेफ एनर्जी में जाएंगे, वो भी रिन्यूएबल है। अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी आप देखेगा तो सन है, सन से पूरा लाइफ सब कुछ मिल रहा है आपको। हाँ। अब इंडिया को देखेगा तो इंडिया इज़ वन ऑफ द ब्लेस्ड कंट्रीज, क्योंकि यहाँ बहुत से सनलाइट मिलते हैं आपको। अब ये जो सोलर पावर से जो कह रहा हूँ, उसमें भी आपको स्टीम बना के टरबाइन चला सकते। अब कैलिफोर्निया में लग गया, नेवाडा में लग गया, स्पेन में लग गया। अब अगले हफ्ते मुझे एक नोटिस आया, क्योंकि मैं सोलर एनर्जी में काम करता हूँ, 30 साल से काम कर रहा हूँ। अब एक छोटा सा एक कंपनी भी है हमारा, मतलब हम ऑनरेडी डायरेक्टर हूँ, एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट है हमारा, कैनेडियन एक्सपर्ट। हम उसके चीप मतलब सेफ लाइटिंग सिस्टम्स फॉर द पुअर इसमें से शुरू कर रहे हैं। अच्छा। तो हम ये काफ़ी जानकारी है मुझे सोलर एनर्जी के बारे में। अब साउथ अफ्रीका से एक टेंडर गवर्नमेंट निकाले हैं 100 मेगावाट का, 100 मेगावाट ऑफ सोलर पावर के लिए टेंडर्स पूछ रहे। तो वो लेवल में आपको सेफली आप एनर्जी निकाल सकते हैं सोलर पावर से। हाँ, एंड न्यूक्लियर पावर के लिए पहले एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत पैसे लगते, बहुत कैपिटल इंटेंसिव है। अब सोलर एनर्जी के लिए बहुत कम पैसे लगते, सेफ है। हाँ, और न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स आप देखिए आजकल जो पहले से जो चल रहे हैं, जो तारापुर प्लांट से चल रहे, खाली 1% ऑफ आवर एनर्जी नीड सप्लाई किए, खाली 1%। समझे ना, कुछ बड़ी बात कुछ भी नहीं है। उसके पीछे हम क्यों जा रहे हैं, उसके पीछे क्यों इतने पैसे डाल रहे हैं? क्योंकि इसमें एक वजह है, जो हिरोशिमा में जो बम डाले थे अमेरिकन, आजकल भी कह रहे हैं कि वो बम डालने से हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर बंद हो, उसका हमको एंड आया। ये झूठ है। उसके पहले जापानीज गवर्नमेंट बोलते हैं हम सरेंडर करने को तैयार है। ये हिस्टोरिकली फैक्ट है, अमेरिकन भी जानते हैं, जापानीज भी जानते हैं। तो वो बिल्कुल सरेंडर करने के लिए तैयार थे, बम डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए डाले कि दिखाने के लिए कि हमारे पास क्या ताकत है। हाँ, उसको डेवलप करने के लिए ये सब निकला हुआ है। जब से लेके आपको
कहाँ भी कौन से भी कंट्री में जो कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर एनर्जी, उसका छुपा हुआ जो एजेंडा है वो वेपन्स बनाने के लिए, समझे ना। अब वेपन्स बनाने के लिए ये एक ईगो तरीका है कि हम भी एक न्यूक्लियर वेपन्स नेशन है। अब हिंदुस्तान भी न्यूक्लियर वेपन्स नेशन है, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन नेशन है, अब चाइना भी न्यूक्लियर। ये न्यूक्लियर वेपन नेशन बन के किसी को सिक्योरिटी इंक्रीज हुआ क्या? इंक्रीज नहीं हुआ है। अब संगमा साहब एक कह रहे थे, जो पहले हमारे वो स्पीकर थे, कि ये बम फुटने के पहले हम पाकिस्तान से बहुत टाइम्स हम स्ट्रॉन्गर थे। हाँ, बहुत टाइम स्ट्रॉन्गर थे पाकिस्तान से। अब बम फुटने के बाद वो कितने स्ट्रांग हैं उतने स्ट्रांग हैं। Which is so unfortunate really. हाँ, it did not have to happen. समझे ना। तो अब ये है कि ये आप देखिए, कुछ सिक्योरिटी के लिए बाकी लोग हमारे दुश्मन हैं, इसलिए मेरे कमरे में हम एक घरेला एक नाग पाल के रखेंगे, क्योंकि वो अंदर नहीं आ सके, क्योंकि मेरे हाथ में एक घरेला नाग है। भाई किसको ज्यादा डेंजर है? जो वो सारा टाइम जिसके पास है उसको ज्यादा डेंजर है, उसको ज्यादा डेंजर है। हाँ, तो मेरे खाली यही सबमिट करना चाहूँगा अपने सरकार को, अपने देश को, अपनी जनता को और ह्यूमैनिटी को, वह खुदा के लिए ये निकाल दो। अपने सरकार भी यही कह रहे हैं कि सबके हाथ से निकल जाना चाहिए। भाई अब वो अमेरिकन रशियन समझदार हैं कि नहीं, उनके लिए हम वेट नहीं कर सकते। बहुत सही बात। हाँ, हमारे हाथ से निकाल दो, साउथ एशिया को न्यूक्लियर फ्री बना दो। हाँ, अब सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, हमारे 10 लाख जवान खड़े हुए हैं। 10 लाख जवान को डिफीट करके कोई दुनिया में पावर नहीं है इन्वेट करने की। बहुत सही है साहब, बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। जी हाँ। तो ये गलत फहमी, इसके पीछे भी और एक मसला है भाई। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो आते हैं दुनिया में, ये देश में या कोई से देश में, उसके पीछे किकबैक्स बहुत है। बहुत सही है सर। जो बड़े लोग हैं, जो अमेरिका में बड़े लोग, रशिया में बड़े लोग, सब देश में बड़े लोग, उनको किकबैक्स बहुत मिलता है। ये भी एक मसला है। हाँ, नाजरीन, इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं आप लोगों को तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि अभी विठल राजन साहब ने जो बातें कही हैं उन पर ख़ास तौर पर गौर करें आप। मसला जो है विठल राजन साहब का है, ना मेरा है, ना आपका है, मसला हम सब का है। हाँ। और अगर हम इस चीज़ के ताल्लुक से चौकन्ने नहीं रहेंगे, इस चीज़ के ताल्लुक से फिक्र गौस नहीं करते रहेंगे, तो हमारे लिए कल के दिन परेशानी हो सकती है। हम नहीं तो हमारे बच्चों को परेशानी हो सकती है। तो उनके अच्छे सेफ मुस्तकबिल की खातिर, उनकी सुरक्षा, उनकी सिक्योरिटी की खातिर हमको इन चीज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए। ये चीज़ें हमारे लिए आज उससे कहीं ज़्यादा अहम है जितना कि पेट्रोल की कीमत या मान लीजिए कि LPG गैस सिलेंडर की कीमत वगैरह वगैरह। जी नाजरीन, तो ये खास तवज्जो फरमाइएगा इसके ऊपर। विठल राजन साहब से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए पूछते हैं कि विठल राजन साहब, फिर मुल्क के अंदर और भी कई ऐसे मूवमेंट्स हैं, मुल्क के अंदर ऐसे और भी कई हालात हैं जो इंतहाई तकलीफदेह हैं, एक तरह की वजह फ़िक्र बने हुए हैं। बीच में ऐसा लग रहा था कि नक्सलाइट्स का मसला जो है बिल्कुल जो है आकर चलिए काबू में आ गया है, फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि एकदम से कुछ एक बड़ा जो है कुछ हो जाता है और उसके बाद से फिर से मशीनरी पूरी हरकत में आ जाती है। ये नक्सलाइट्स का मसला किस तरह से उसकी रोकथाम हो सकती है, इस पर रोशनी डालिए आप, क्या किया जाना चाहिए? भाई मेरे दिमाग उतना तेज़ रहा और ये सब के लिए मैं कुछ सल्यूशन दे सकूंगा तो मैं यहाँ आपके सामने हाथ जोड़ के नहीं बैठता। मैं क्या जानता हूँ, बात मैं यही कहूँगा कि पहले जब भी हम गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे, सरकार चलाने के बारे में बात करेंगे, फाउंडेशन तो ह्यूमन राइट्स के साथ शुरुआत वही है। ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स सबसे अहम बुनियादी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल बुनियादी चीज है ह्यूमन राइट्स। तो ये हमारे देश में 50 मिलियन ट्राइबल्स हैं। बाकी कहाँ भी ब्राज़ील कहाँ भी जाइए इतने ट्राइबल्स नहीं है।
मतलब आदिवासी, जी जी, बिल्कुल जंगल में रहने वाले लोग, जंगल में रहने वाले, और वो तो बहुत हजारों साल से रहते आ रहे हैं। हाँ, उनके हिस्ट्री और उनके कल्चर हिंदू कल्चर से भी बहुत पुराना है, इस्लामिक कल्चर से भी बहुत पुराना है, वेस्टर्न कल्चर से भी बहुत पुराना है। मेरा जब पैदाश वगैरह चाइल्डहुड सब मैं मध्य प्रदेश में गुजारा, बाइगास के बारे में बहुत कुछ जानता था उस जमाने में। ये कबीला है, बाइगास एक कबीला है मध्य प्रदेश के जंगल में। कौन से जिले में खास तौर पर? बहुत मंडला, बिलासपुर, ये सब वो महाकौशल जो कहला जाता है, सियोनी वगैरह। गोंड के फैमिली का मतलब गोंड है। उनमें जो नॉलेज है प्लांट मेडिसिन के, बहुत से भी जो नए आपका ये राउल्फिया सरपेंटिना ये सब वो बाइगास का मेडिकल नॉलेज से मॉडर्न मेडिसिन आया हुआ है। हाँ, तो मुझे अभी भी याद है या हमारे वालिद साहब के एक अंग्रेज कोलीग थे, उनको काला हजार हो गया था। बहुत डेंजरस डिजीज उस जमाने में, काला हजार। और वो बिल्कुल वो बिस्तर में लेट गए थे, वो मरने के मौका पहुंच गया था। अब हमारे जो डॉक्टर्स थे उस जमाने के, अच्छे डॉक्टर्स थे, वो सब हाथ छोड़ दिए। एक बाइगा आया, उनको कुछ डिकॉक्शन दिया। अब एक हफ्ते के अंदर बैठ गए, वो खड़े हो गए, उनका वो डिसीज ये हो गया। इसलिए कह रहा हूँ कि भाई इन लोग बहुत कल्चर, उनका ये कल्चर है। अब ये भी कहेंगे, अब ये जो हुआ था दिल्ली में, ये टेरेबल रेप केस वगैरह, आप ट्राइबल कम्युनिटी में जाइए, रेप का नाम नहीं है। जी, कितनी सही बात है, क्या अच्छी मिसाल दी आपने। हाँ, जी हाँ। तो ऐसा नहीं है कि वो जंगली हैं, जानवर से रिका है, बहुत कल्चर है उनका। क्या सही बात है। हाँ, और उनका मेडिकल साइंस है, सब कुछ है। और उनको हम क्या कर रहे हैं? उनका लैंड छीन रहे, उनके फॉरेस्ट को हम मिटा रहे, उनके पानी डाइवर्ट कर रहे हैं। हाँ, तो ये दुख से ये सब उसका वो जड़ से निकला है ये सब। हाँ, तो हम कहाँ वापस गए, और उनको जो वो हमारे फुल सिटीजन्स हैं। अब देखिए ये फॉरेस्ट राइट्स के बारे में, बिल फॉरेस्ट राइट्स जो है, अब स्टेट्स, बहुत से स्टेट्स में उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। ये कैसा आया? ये अंग्रेज सरकार ने कहे कि राइट्स ऑफ फॉरेस्ट बिलोंग टू द किंग। दिस वाज ए फ्यूडल नोशन यूरोप में। वो यूरोप में 500 साल 600 साल के पहले वहाँ उनका कानून था कि जो कुछ फॉरेस्ट था वो सब वो राजा के हाथ में था। हाँ, जनता के हाथ में नहीं। मगर ये जो हिंदुस्तान में वो कभी सच नहीं था। आप वो अपने कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल साफ लिखा है, फॉरेस्ट में बहुत बंटवारा होता था। ये सरकार का फॉरेस्ट है, मतलब ये राजा का फॉरेस्ट है, ये जनता का फॉरेस्ट है, ये एलिफेंट फॉरेस्ट कहते थे, ये जानवर के लिए, वहाँ आदमी भी पैर नहीं रखना चाहिए। बहुत अच्छे। हाँ, तो यहाँ वो जो यूरोपियन आइडिया कि ये सब फॉरेस्ट सरकार का है या राजा का है, ये कभी नहीं था। अब गलत लॉ लाए यहाँ, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सब फॉरेस्ट छीन लिए। जब से ये झगड़ा चल रहा है, संताल रायट्स ये वो करके उनका गोली मारे, खत्म किए, सब करे। हाँ? संताल के जो लीडर्स थे, गोंड के जो लीडर्स थे, वो भी हमारे बहुत बड़े लीडर्स थे। उनका नाम भी सामने आना चाहिए, जो महात्मा गांधी जी और आपके दादा भाई नवरोजी, गोखले, तिलक, उनके साथ बिरसा मुंडा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो भी अपने देश के लिए, जमीन के लिए लड़े। हाँ, तो वो अब सरकार कम से कम जानना चाहिए भाई ये फॉरेस्ट जो है उनका है। और हम कहाँ समझेंगे कि ये उनको फर्स्ट गार्डियंस ऑफ द एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। हाँ, ऑफ द एनवायरनमेंट। हाँ, आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रहने दीजिए, उसके जो कम्युनिटी, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनके हाथ में आप सौंप दो रेस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम वाइल्ड लाइफ गार्ड करो, फॉरेस्ट गार्ड करो। उसके लिए हम मे बी एक फंड भी बना सकते हैं आप
सही है। मतलब कम्युनिटी सपोर्ट के लिए। जी, जी, तो फिर देखिए कि कैसा रहेगा, सब बदल जाएगा। सही, जी, जी, हाँ, जी, हाँ, तो मैंने एक ज़माने में डायरेक्टर था WWF इंटरनेशनल का, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का डायरेक्टर था स्विट्जरलैंड। जी हाँ, जी हाँ। मैं उनसे थ्रू हमको ये प्रोजेक्ट टाइगर के लिए भी फंड्स मिले और नहीं, वो मैंने बहुत उनसे, हमारे प्रेसिडेंट साहब थे प्रिंस फिलिप। जी, हाँ, मैं डायरेक्टर था, वो प्रिंस फिलिप थे। मैंने बहुत उनसे हाथ जोड़ के बोला कि भाई ट्राइबल्स जो हैं दुनिया में, उनको आप फर्स्ट गार्डियंस बनाइए। मगर वो वेस्टर्न लोग, वो उनके दिमाग में ये नहीं घुसा कि इन लोग जो हैं, जो कपड़े नहीं हैं, जो लंगोट पहन के हाथ में बम्बू लेके जा रहे, ये कुछ कर सकते। यही गलती है सब लोगों की, बड़े लोगों की, कि हम जो गरीब जो है, जो अंग्रेजी नहीं जानता, जो पैर में चप्पल नहीं है, ये कोई काम का आदमी नहीं है। ये बहुत गलत चीज़ है। हाँ, तो आप ह्यूमन राइट से शुरू करिए। ह्यूमन राइट से शुरू करेंगे तो ये छत्तीसगढ़ का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में जो चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। कश्मीर में जो चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। ह्यूमन राइट्स बुनियाद है सोसाइटी के लिए। आप ह्यूमन राइट्स इग्नोर करके कुछ भी करेंगे तो आप जो कुछ करो, कितने भी आप लाखों करोड़ उसमें खर्च करो, आर्मी भेजो, इतिहास पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो वर्ल्ड में, कभी नहीं आर्मी से कोई मसला हल हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, जी, हाँ, जंग खुद एक मसला है, जंग मसलों का क्या हल देगी। हाँ, ये जी विठल राजन साहब, बहुत ज़्यादा मालूमाती गुफ्तगू रही आपसे। बहुत ज़्यादा जो है हमारी सोच और फिक्र को आपने जो है नई राहें दी। वाक़तन हमारे नाजरीन को भी चाहिए कि वो आपकी बातों पर गौर करें। वक्त आ गया है हमारे प्रोग्राम के क्लोज होने का, तो मैं आपसे शुक्रिया अदा करते हुए विदा लेता हूं कि आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, रूबी डीजी केबल की तरफ से, डीजी केबल के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर इम्तियाज़ अहमद साहब की तरफ से, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साउथ हैं, उन सब की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आप तशरीफ़ लाए हमारे स्टूडियो। इस दुआ के साथ के आपकी ख्यालात सुनकर इस दुआ के साथ मैं क्लोज करता हूं कि जैसे कि टैगोर ने कहा था कि वेयर द हेड इज़ हेल्ड हाई एंड द माइंड इज़ विदाउट फियर, इन दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई लॉर्ड लेट माई कंट्रीमैन अवेक। बिल्कुल। तो ये बेशक हमको ज़रूरत है अवेक होने की। हमारे मुल्क के वासियों के लिए जागने का मौका है कि वो अपने इन चीज़ों के ताल्लुक़ से तवज्जो दें, जिनकी तरफ आपने इशारा किया। बेहद शुक्रिया आपके आने का। तो नाज़रीन, इनामुर रहमान गयूर को इजाज़त दीजिए गोशे गयूर की अगली नशिस्त तक के लिए। आदाब।